अगर मैं आप लोग को बोलूं कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि वो कंपनी जो ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईकू, वन प्लस की बाप है, फादर है इनकी, वो यहाँ पे खत्म हो गई है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? मेरी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2023 में ये कंपनी डिफंक्ट कर दी इन्होंने, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और इस कंपनी के खत्म होते ही वीवो अब अलग काम कर रहा है, ओप्पो अलग काम कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, कैसे, क्या चीजें काम कर रही थी, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कई सारे लोगों को कई सारी चीजें नहीं पता। तो कहानी की शुरुआत होती है 1995 से, जब बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शुरू होती है। और शुरुआती दिनों में ये लोग सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर बनाते थे। यहाँ तक कि ओप्पो डिजिटल नाम से भी एक कंपनी है जो ब्लू रे डीवीडी प्लेयर्स बनाती है। और जिन लोगों को नहीं पता, आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लू रे डीवीडी प्लेयर ओप्पो डिजिटल के रूप में निकलते हैं, जो कि चाइना में है। और हाँ, बीबीके जैसी कंपनी ने शुरुआती दिनों के अंदर गेमिंग कंसोल्स भी निकाले थे, जो निंटेंडो के जो कैसेट वाले गेमिंग कंसोल्स होते हैं ना, उनके रिप ऑफ थे। इवन इंडिया में भी जो बीबीके का जो पहला प्रोडक्ट आया था, वो कोई मोबाइल फोन नहीं था, वो एक गेमिंग कंसोल था। याद है आपको, बचपन में एक कीबोर्ड वाला गेमिंग कंसोल आता था, जिसके अंदर आप कैसेट लगाते थे, आगे कीबोर्ड होता था, और फिर गेम वगैरह आप टीवी से कनेक्ट करके खेलते थे। वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का था। खैर, ये सारी बातें काफी पुरानी है, लेकिन हाँ, 2009 में ये लोग डिसाइड करते कि हमें मोबाइल फोन वाले ग्रुप में उतरना है, और यहाँ पे ओप्पो कंपनी का यूज करके ये लोग अपने मोबाइल फोन्स को उतारते हैं। हालांकि ये फीचर फोन्स होते हैं, और उसी समय वीवो की भी एंट्री यहाँ पर कराते हैं। और दोनों कंपनीज 2011 के अंदर मार्केट के अंदर अपने स्मार्टफोन्स कैटेगरी के अंदर उतरती है, जो एंड्रॉइड वाले बेस्ड स्मार्टफोन्स होते हैं। और शुरुआती दिन से ही इनका मेन फोकस होता है कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं जिनका लुक्स अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, और उसके अंदर उसकी मार्केटिंग पे हम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। शुरुआती दिन से उनकी यही फिलॉसफी रहती है, और अपने प्रोडक्ट के अंदर एक या दो यूनिक फीचर्स यहाँ पे डालते हैं। 2011 में इनकी शुरुआत होती है, और 2014 तक ये कंपनीज अपनी इंडिया में एंट्री लेती है। लेकिन शुरुआती दिनों में इन कंपनीज को बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि ओप्पो के फोन्स उस समय बहुत ही ज्यादा ओवरप्राइस्ड होते थे, वीवो के फोन्स होते थे और ऑफलाइन फोकस्ड होते थे, लेकिन प्रोसेसर बहुत बेकार था। और ये वही एक जमाना था जिस समय Xiaomi ने इंडिया में के गेम पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। यानी कि आपको 15-15 हजार रुपए में फ्लैगशिप लेवल का फोन लेकर आ गई थी Xiaomi, वो जमाना था। खैर, उस जमाने से Xiaomi तो आगे निकलती चली गई, लेकिन वीवो और ओप्पो ने हार नहीं मानी। यहाँ पे सबसे पहले तो ओप्पो जैसी कंपनी एक सब ब्रांड क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है वन प्लस। और वन प्लस की स्पेशलिटी रहती है कि इसे ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। शुरुआत में इसे बोला जाता है कि ओप्पो से निकल के पीट लाओ कार्ल पे ने इस ब्रांड को क्रिएट किया है, और इसको एक अबव स्टैंडर्ड का ब्रांड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको एक इंटरनेशनल अपील के साथ ले जाएंगे, यूएस मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि यूएस मार्केट में गए, वन प्लस वन भी फोन निकाला, लेकिन लिटरली इस फोन को जो सक्सेस, इस ब्रांड को सक्सेस जो मिली, वो इंडिया के अंदर मिली। इसलिए इसे घूम फिर के इंडिया के अंदर आना पड़ा, क्योंकि वन प्लस जैसा ब्रांड इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, और इसी बीच में ओप्पो को लगता है कि यहाँ पे यार ऑनलाइन कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी सही है कि वीवो और ओप्पो हम लोग लड़ेंगे ऑफलाइन के अंदर। लेकिन ओप्पो को कहानी में समझ में आता है कि यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर अगर Xiaomi, रेडमी को हराना है तो कॉम्पिटिटर खड़ा करना पड़ेगा, और इसीलिए सब ब्रांड कॉर क्रिएट होता है ओप्पो से निकल के रियलमी की कहानी ये थी कि इन्होंने रेडमी की एक स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लिया, नेमिंग स्कीम कॉपी करी, बहुत कुछ कॉपी किया रियलमी ने, और सीधे जल्दी से जल्दी अपने एक ब्रांड को खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया, ओप्पो जैसी कंपनी पीछे खड़ी हुई थी, इस वजह से जल्दी मोबाइल फोन निकाल के मार्केट में जल्दी से जल्दी ग्रो कर गए। हालांकि रियलमी को भी इनिशियली इंडिया के लिए बनाया गया था, और इंडिया में बहुत सक्सेस देखने को मिली, लेकिन इंडिया की सक्सेस को रेप्लिकेट करके लोग चाइना भी ले गए, और उसके बाद दूसरी कंट्रीज में भी अपने आप को एक्सपेंड किया। और ऐसे ही वीवो थी, वीवो शुरुआत से ही ओप्पो ग्रुप से अलग थी, और ओप्पो की कोई भी टेक्नोलॉजी वीवो कभी भी यूज नहीं कर रहा था। लेकिन वीवो को भी लगा कि अब हमें कुछ नई चीजें करने की जरूरत है। 2019 में इन्होंने आईकू जैसा ब्रांड क्रिएट किया, जो कि गेमिंग सेंट्रिक था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड था, और 2020 में आईकू 3 के साथ इंडिया में लाते हैं। और आज भी आईकू को अगर आप देखेंगे तो उस ब्रांड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस मिलेंगे, सबसे बेहतरीन प्रोसेसर सबसे कम रेट के अंदर देखने को मिलेगा। और आज भी जो आईकू है वो वीवो के ऊपर डिपेंडेंट है, वीवो की टेक्नोलॉजी यूज करता है, और मैन्युफैक्चरिंग भी वीवो और आईकू की एक ही जगह होती है। इवन ओप्पो के अंदर रियलमी, वन प्लस जो है सब एक ही अंडर आते हैं, फैक्ट्रीज भी एक है, और चार्जिंग टेक्नोलॉजीज भी सेम है, इवन इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर सेम है। यानी कि ओप्पो वीवो दो अलग ग्रुप हो गए हैं यहाँ पे,
जहां पर देखा जाए तो आज के समय में ओप्पो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वीवो इंडिपेंडेंटली काम करता है, और वीवो ने हमेशा से देखा कि आने वाले फ्यूचर में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कैसे लाए। इसीलिए जाइस के साथ पार्टनरशिप करके जब से वो अपने जाइस ब्रांडेड कैमरास लाने लगे तो मोबाइल फोन फोटोग्राफी में एक लेवल तो वो ऊपर चलेगा। यानी कि मोबाइल फोन फोटोग्राफी हो गई, कैमरास हो गए, वीवो वहां पे मचा रहा है, iQOO जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस में फोड़ रहा है, वन प्लस इंडिया में चल रहा है, ओप्पो ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाया गया था, रियलमी ऑनलाइन के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के समय में ये लोग आपस में ही यहाँ पे compete करते हैं और इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। और अगर मैं इन सभी ब्रांड्स का मार्केट शेयर आपस में मिला लूं तो लिटरली इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड हो जाता है। Xiaomi, Samsung इन सबको भी बीट यहाँ पे कर देता है, जो बिल्कुल ही सही चीज थी। लेकिन कहानी 2023 में इनका ये हुआ कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर दिया गया। अब ये जो डिसीजन था ये चाइना में लिया गया था और उसके पीछे का रीजन था कि एक किसी बड़ी कंपनी का इतनी सारी कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होना गलत है, इसलिए दिखाने के लिए किया गया। पीछे की सच्चाई क्या है इसके बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है कि ये कंपनी डिफंक्ट हो चुकी है अप्रैल 2023 में। और इनडायरेक्टली ये मेरे से BBK के एम्प्लॉय ने भी बोला था कि जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक इन्वेस्टर की तरीके से यहाँ पर काम करता है, जो कि इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनीज में जो आगे चल के इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करती हैं और आगे चल के वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसके अंदर ओप्पो ग्रुप था, वीवो ग्रुप था, फिर उन्होंने अपनी कंपनीज अलग से बनाई। लेकिन BBK का कोई भी हाथ ओप्पो वीवो में डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ही वीवो और ओप्पो दोनों एक दूसरे से कहीं भी कनेक्टेड है, ना ही इनके अंदर आपको कोई टेक्नोलॉजी शेयरिंग देखने को मिलती है। इवन देखा जाए तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक और बात पता चली कि ये कंपनी इस तरीके से काम करती है कि प्रोडक्ट क्रिएट करो, मार्केट स्ट्रेटेजी सही करो, मार्केटिंग पे क्रेजी स्पेंड करो और ओवरऑल अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से ट्रीट करो। लेकिन इस कंपनी के खत्म होने का रीजन मैं बताता हूँ, वो ये था कि चाइनीज कंपनी है और एक चाइनीज कंपनी का इतना बड़ा कंट्रोल होना ये यूएस वालों को पसंद नहीं आता। और ये चीज 2019 में हमने देख चुके हैं जब हुआवे के ऊपर बैन लगा था, और हुआवे के ऊपर बैन इतना खतरनाक था कि हुआवे जैसी कंपनी जो नंबर 1 कंपनी बस बनी हुई थी दुनिया में, रातों रात खत्म हो गई। ये चीज BBK ग्रुप के साथ ना हो जाए तो ये पहली डिसीजन ले लिया गया और बोला गया कि आप लोग इंडिपेंडेंटली काम कीजिए और जो भी गाइडलाइंस हो जिस भी कंट्रीज की वहां भी काम कीजिए। हालांकि ओप्पो ग्रुप, वीवो ग्रुप को भी इंडिया में दिक्कतें आई है, मल्टीपल टाइम रेड भी पड़ी है, ये सब भी हमने पब्लिकली देखा है, इनकी फैक्ट्रीज को लेकर भी इश्यूज हुए हैं। और ये भी कहा गया था कि किसी भी चाइनीज कंपनी का इस हद तक इंडिया में इन्वॉल्वमेंट होना वो भी सही नहीं है। इससे बेटर ये कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें, जिस कारण से जो टोटल कंट्रोल है वो किसी चाइनीज के पास रह रहे, कुछ ना कुछ इंडियन कंपनीज के साथ रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे वीवो और ओप्पो के अंदर चीजें चल रही हैं। इसी के साथ ही बात करें तो वीवो और ओप्पो को पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा सक्सेस मिली, क्योंकि ये लोगों ने ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा स्पेंड किया, ज्यादा मार्केटिंग करी है और उसका रिजल्ट इतने लंबे समय के बाद इन्हें देखने को मिलने लगा है। इसके साथ ही स्मार्टफोन स्पेस के अलावा दूसरे स्पेसेस में भी कूदने की कोशिश करी, लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। जैसे कि रियलमी ने एक टाइम पे टीवीज निकाले थे, वन प्लस ने टीवीज निकाले थे, लेकिन क्या हुआ, खत्म करना पड़ा। लैपटॉप्स निकाले थे रियलमी ने पूरा टेक लाइक इकोसिस्टम बना दिया था, एक डीजो जैसा ब्रांड भी क्रिएट कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, सारी चीजें एकदम से खत्म हो गई। मार्केट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करा आज के समय में। ये लोग मोबाइल फोन्स तक काफी ज्यादा फोकस्ड और काफी ज्यादा लिमिटेड है और अपनी नई नई चीजों के कारण मोबाइल फोन स्पेस को रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश भी करते हैं। फोल्डेबल टेक्नोलॉजी हो गई, कैमरा टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कॉन्सेप्ट फोन हो गए। लेकिन आने वाला समय काफी खतरनाक हो सकता है इनके लिए। अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के स्पेस पर ही रिलाई करते रहेंगे तो शायद अपनी जो मोनोपोली रहती है वो यहाँ पे लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। और इवन एक और बात बता सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा हाई टाइम है जब इनको अपना बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और अपने आप को कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में घुसाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी को रिलाय नहीं कर सकते। हुआवे का एग्जांपल दूं, हुआवे के ऊपर जब बैन लगा लेकिन हुआवे के ऊपर स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, इस वजह से सर्वाइव किया, इस वजह से हारमोनी ओएस निकाला, टीवी निकालते, इकोसिस्टम निकालते, हुआवे कार बिजनेस में भी आ गया। Xiaomi का देखो, Xiaomi का पूरा मी इकोसिस्टम आ गया, Xiaomi की कार तक आती है चाइना के अंदर। इस वजह से कंपनी आगे ग्रो कर रही है और देखा तो ऐसा ही कुछ ओप्पो वीवो को भी करना पड़ेगा। स्मार्टफोन का पीक चला गया, वो पीक दोबारा से अटेंड नहीं कर सकते। एक हाई टाइम है, कंपनी को थोड़ा सा अपने को डाइवर्सिफाई करने का टाइम आ गया है, मोबाइल फोन के ऊपर थोड़ा रिलाई कम करें। इसके बाद अगली चीज ये कि कई सारे लोग ये समझते हैं आज भी कि नथिंग जो है वो भी BBK का पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। नथिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा पब्लिक है, उसके अंदर गूगल वेंचर ने पैसा डाला और इंडिया
इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी में पैसा डाला है। ये कंपनी जो है वो लंदन बेस्ड है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया में ये लोग पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्मार्टफोन से, और इंडिया में भी 1-2 ऑफिसेज है इस कंपनी के। और जो मेजर R&D होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है, सारी चीजें इसकी लंदन के अंदर की जाती है। हालांकि कंपनी लंदन की, यूके की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोन, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कंपनी निकालती है वो इंडिया के रहते हैं। और इंडिया में मोबाइल फोन का कल्चर काफ़ी ज़्यादा जैसे इवॉल्व हुआ है, तो इससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। लेकिन हाँ, कार्ल पे का भले ही OnePlus से निकले हो यहाँ पे और नथिंग शुरू करी हो, लेकिन नथिंग का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे को नहीं मिला जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हो। तो हाँ यार, ये कुछ कहानी होती है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सही थी, और ओप्पो और वीवो जो BBK का पार्ट हुआ करती अब काफ़ी इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वर्क कर रही है। लेकिन अब देखना है कि आने वाला फ्यूचर यहाँ पे कैसा रहता है, क्योंकि फ्यूचर में एक हिंट भी मिला मेरे को कि ऑनर जैसी कंपनी आने वाले 4 से 5 साल में बहुत बड़ा कमबैक कर सकती है। इंडिया में भी, ग्लोबली भी हुआवे से अलग होने के बाद ऑनर बहुत सही काम कर रही है। तो वो देखना होगा कि वहां पे चीजें किस तरीके से काम करती है, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज है, ओप्पो और वीवो, इनको बड़े लेवल पे चैलेंज कर सकती है। खैर, उसकी बात हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, कहानी उसको आगे के लिए छोड़ देते हैं। बाकी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बताइए, पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।